हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स की क्लास में आज हम लोग वहीं से रिज्यूम करेंगे जहां पे हमने लास्ट क्लास में आपको छोड़ा था। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि हाउ टू मॉनिटर व्हाट आर द मेथड्स टू मॉनिटर दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, जिसमें एक केस बताया था जहां पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स गैसियस फेज में प्रेजेंट होते हैं और उनके प्रेशर दिए होते हैं। प्रेशर में भी कभी केवल रिएक्टेंट का प्रेशर होता है, कभी केवल प्रोडक्ट का प्रेशर होता है, कभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट यानी टोटल पूरे सिस्टम का प्रेशर दिया होता है। और तीनों केस में हमने आपको फार्मूला निकाल के दिया था कि हाउ टू अप्रोच। ठीक है, आज हम लोग उसी का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब कभी किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की रिएक्शन किसी एक्सटर्नल रिएजेंट से कराएं तो उस केस में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का काइनेटिक्स कैसे स्टडी करेंगे, कैसे उसका रेट कांस्टेंट मेज़र करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी पार्ट बी शुरू करने वाले हैं। पार्ट ए ऑलरेडी हमने कर दिया है। व्हेन reactants or products or both are present in solution phase and some external reagent is required to titrate the reaction mixture, अब इसमें भी तीन केसेस बन सकते हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन में ले लेता हूं, ए सॉल्यूशन चेंजिंग इनटू बी सॉल्यूशन प्लस सी सॉल्यूशन। ये मेरी जनरल रिएक्शन है जो मैंने पिछले केस में लिया था। सिर्फ फर्क इतना था कि वहां पे मैंने गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट कंसिडर किए थे। अब जरूरी नहीं है कि तीनों सॉल्यूशन फेज में हो, लेकिन जिस कंपोनेंट का रिएक्शन मुझे एक्सटर्नल रिएजेंट से कराना है वो कंपोनेंट सॉल्यूशन फेज में होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें केस 1 मानता हूं मैं। व्हेन reactant A react with external reagent लेट से मैंने D मान लिया। अब आपका A सॉल्यूशन है, अब B किस फेज में है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है हमारे लिए, प्रोवाइडेड जो आपका B और C है वो D से रिएक्ट ना करे, और ये कंडीशन मैंने यहाँ पे इम्पोज कर दी है। तो A सॉल्यूशन चेंजिंग इनटू B सॉल्यूशन। अब अगर B सॉलिड भी हो जाए, लिक्विड भी हो जाए, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे मेरा रिएक्टेंट जो है वो सिर्फ A रिएक्टेंट ही रिएजेंट D से रिएक्ट करेगा। अब इसमें मैं कुछ केसेस बता देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन कैन बी स्टडीड वाया titrating the reaction mixture against KMnO4 or any other oxidizing agent. Can you understand? अगर मैं KMnO4 की रिएक्शन इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर से कराऊं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज द वन विच विल रिएक्ट टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे ऐसे एक और केस में ले लेता हूँ, लाइक H2C2O4 का डिकम्पोजिशन हो रहा है H2O प्लस CO2 में, और डिफरेंट टाइम इंटरवल पे जो ऑक्सैलिक एसिड बच रही है, इस ऑक्सैलिक एसिड को मेज़र करने के लिए KMnO4 से टाइट्रेट कराया। तो KMnO4 becomes an external reagent which is reacting with either hydrogen peroxide in this case or in H2 or with H2C2O4 in the second case। तो सिर्फ A से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो अब अगर मैं मान लूँ T इज इक्वल टू 0 पे इसके A मोल है, T इज इक्वल टू T पे इसके A माइनस X मोल है, तो कैन यू अंडरस्टैंड जब हम इस रिएक्शन का काइनेटिक्स डिस्कस करने के लिए, रेट कांस्टेंट निकालने के लिए डेटा को यूज़ करेंगे तो कंसेप्ट क्या लगाएंगे? कंसेप्ट ये लगाएंगे, जस्ट अ मोमेंट, लाइक क्योंकि ए का रिएक्शन KMnO4 यानी D से हो रहा है, तो कंसेप्ट ये लगेगा इक्विवेलेंस ऑफ A एट एनी टाइम इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ D एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो बेसिकली है क्या, मेरे पास एक कोनिकल फ्लास्क में
ऐसे मान लीजिए ए का रिएक्शन चल रहा है बी और सी में कन्वर्जन, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन एक कोनिकल फ्लास्क में चल रहा है, और जैसे मैंने फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया लेट्स से 10 ml, इमीडिएटली उसको मैंने KMnO4 से टाइट्रेट करा दिया, यानी उस समय H2O2 का डिकम्पोजिशन हुआ नहीं था, जस्ट इन द बिगिनिंग। तो उस समय जो H2O2 के या कंपाउंड A के जो मोल रिएक्ट करेंगे वो कितने होंगे, A। तो जो वॉल्यूम आपका एक्सटर्नल रिएजेंट D का लगेगा, KMnO4 का लगेगा, वो इस A मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए लगेगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि मोल एट दैट टाइम इंटू n फैक्टर इज इक्वल, इक्विवेलेंट्स को मैं नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब एक बात ध्यान रहे कि हमारी जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन मिक्सचर का ये कंपोनेंट है जो D से रिएक्ट कर रहा है, और वो रिएक्शन A और D के बीच में ही हो रही है। तो जब तक A और D के बीच की रिएक्शन फिक्स है तब तक A का n फैक्टर भी फिक्स है, नॉर्मेलिटी भी फिक्स है। तो कैन वी राइट कि मोल ऑफ A एट एनी टाइम is directly proportional to volume of D at that time। T टाइम पे जितना मोल A का बचेगा that will be proportional to the volume of external reagent D required to titrate the reaction mixture। जैसे मान लीजिए 0 टाइम पे 10 ml लगा और 5 मिनट के बाद लेट्स से 7 ml लगा, तो क्योंकि 5 मिनट के बाद जो आपका कंपाउंड A है उसके मोल कम हो जाएंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वॉल्यूम लगेगा D का यानी KMnO4 का, वो वॉल्यूम घटता चला जाएगा टाइम के साथ। तो अगर D केवल A से रिएक्ट कर रहा है तो इन दैट सिचुएशन वॉल्यूम कीप ऑन डिक्रीजिंग। एंड यहाँ से तो यही लग रहा है कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ A/A-X, यानी मोल्स एट 0 टाइम, मोल्स एट T टाइम must be equal to V0/Vt, where V0 is volume of D required at time t is equal to 0 and Vt is the volume of D required at time t is equal to t। ठीक है, तो जब मेरा ये फार्मूला आ गया A/A-X इज इक्वल टू V0/Vt, अब सिंपली हमारा रेट कांस्टेंट का बहुत आसानी से फार्मूला लिख सकते हैं। क्या आएगा, K इज इक्वल टू 2.303/T log A/A-X, तो K इज इक्वल टू 2.303/T log V0 डिवाइडेड बाई Vt। तो रिमेंबर, if only reactant is reacting, doesn't matter stoichiometry of the reaction, if only reactant is reacting with external reagent which is used to titrate the reaction mixture, this formula is going to be fixed। ज़्यादा कॉमन ये दो रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने कंसेप्ट लगाया वो सिंपली यही लगाया है कि किसी भी टाइम पर जो A के यानी रिएक्टेंट के मोल बचेंगे that will be directly proportional to volume of external reagent required to titrate the reaction mixture। अब मिक्सचर में क्योंकि यही रिएक्ट कर रहा है तो हर समय मोल ऑफ A will be directly proportional to volume of titrant required। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। From the following data show that the decomposition of hydrogen peroxide in aqueous solution is a first order reaction, calculate the value of rate constant। टाइम दिया हुआ है मिनट में एंड वॉल्यूम ऑफ KMnO4 used in milliliter, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 used in milliliter is also displayed in the question। तो अब मुझे ये शो करना है एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है। तो मैंने आपको ऑर्डर के डिटर्मिनेशन में एक मेथड बताई थी, इंटीग्रल मेथड, जिसे हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर शो करना है, तो आई विल एज्यूम कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। और कंसेप्ट मैंने अभी सिखाया कि H2O2 का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उस रिएक्शन के मिक्सचर को हम KMnO4 के साथ टाइट्रेट करके डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे जो वैल्यू निकाला है वॉल्यूम का, वो मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल से कनेक्ट कर दूंगा, जो पीछे की थियरी में मैंने बताया। तो इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम KMnO4 is reacting with H2O2
equivalent of H2O2 is equal to equivalent of KMnO4. As a result, moles of H2O2 left at any point of time is also directly proportional to volume of KMnO4 used at that time. तो मेरा क्या फॉर्मूला लगेगा? K is equal to 2.303 upon T log V0 upon VT. V0 हमारा फिक्स है, खाली VT चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल 10 मिनट का है, यहाँ पे भी हर एक स्लॉट में यहाँ भी 10 मिनट का है, यहाँ भी 10 मिनट का है, यहाँ भी 10 मिनट का है। तो एवरी टाइम आई कीप ऑन चेंजिंग VT एंड टाइम हर स्लॉट में मैं 10-10 मिनट का लेकर के K निकालूंगा। अगर हर केस में K सेम आ रहा है, इसका मतलब जो मैंने माना है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है वो करेक्ट हो गई। तो चलिए चेक करते हैं। तो फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स, for 10 minutes K is equal to, या K1 लिख लेता हूँ, 2.303 upon T 10 minutes log V0। V0 आपका है 25 एंड VT 10 मिनट के लिए 20 ml है। यहाँ से आप निकालोगे ये आएगा 0.0223, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर मैंने माना है पर मिनट लिखना ठीक रहेगा, राइट। ऐसे ही फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट्स की बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ से यहाँ तक आ गए। अब मेरा V0 तो फिर भी वही रहेगा, VT 15.7 हो जाएगा। तो K2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 log 25 divided by 15.7. This comes out to be 0.0232 पर मिनट। ऐसे ही फॉर 30 मिनट्स निकाल लो। K3 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 30 मिनट के लिए जब आप देखोगे तो वॉल्यूम 12.5 हो जाएगा, लॉग 25 अपॉन 12.5। दिस कम्स आउट टू बी 0.0231 पर मिनट। कैन यू चेक कि तीनों एक्सपेरिमेंट में मोर और लेस जो डेटा है K का वो लगभग सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रेट कांस्टेंट अगर तीनों एक्सपेरिमेंट में सेम आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर मान के, इसका मतलब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो गई। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सिंस द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट remain almost same in all three cases, hence order of reaction is 1। पहली बात तो ये हो गई। अब कभी भी इवन कभी लैब में भी आपको एक्सपेरिमेंट करके K निकालना हो ना, तो ऐसे केसेस में जो ये तीन वैल्यूज़ हैं क्लोज टू ईच अदर, इनका एवरेज निकाल लो। तो rate constant K becomes K1 plus K2 plus K3 by 3। एक बात और ध्यान रखना, कभी आपको वाकई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना पड़े तो कभी कभी क्या होता है, हम लोगों से गलती भी हो जाती है लैब में। तो कोई एक वैल्यू अगर एकदम एब्सर्ड हो जाए, जैसे ये सब 2.3 के लगभग आ रहा है, अगर एक वैल्यू कोई आ गई 1.1, इसका मतलब वो एक तीन अगर आइडेंटिकल हैं और एक डिफरेंट है, यानी एक में आपने गलती कर दी है, तो उस वैल्यू को रिजेक्ट कर देना एवरेज निकालते वक्त। जो तीन क्लोजेस्ट वैल्यूज आ रही हैं उनका एवरेज लेना है। तो अगर आप ये वैल्यू रख के निकालोगे तो रफली 2.3 इंटू 10⁻⁻² पर मिनट, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0.02 है तो लगभग 2.3 लिख दिया मैंने, यही वैल्यू आ जाएगी। तो रेट कांस्टेंट ये हो गया एंड रिएक्शन का ऑर्डर 1 हो गया। फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर कोई डाउट है तो वापस एक बार सॉल्यूशंस देखिए और समझिए। चलिए इसी पार्ट में एक और केस लेते हैं जहाँ पे ABC में से A रिएक्ट कर रहा था, वो मैंने आपको लास्ट केस में बताया। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो रिएजेंट है वो केवल B और C से रिएक्ट करे या ABC तीनों से रिएक्ट करे। B और C से जब रिएक्ट करेगा तो कैसे निकालेंगे, ये आप आसानी से कर लोगे, केवल B से या केवल C से या B + C दोनों से। तो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको कि जब एक्सटर्नल रिएजेंट तीनों से रिएक्ट करेगा तब कैसे अप्रोच करोगे आप
इसमें मैं मान रहा हूँ लेट रिएजेंट D reacts with all three। अब इसके अंदर जो मुझे डेटा दिया हुआ है उसमें V0 दिया है, VT दिया है और V इंफिनिटी भी दिया हो सकता है। V0 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ D used at time t is equal to 0, volume of D used at time t is equal to t, volume of D used at time t is equal to infinity। देखिए अब जब D रिएक्ट करेगा ABC तीनों से तो यहाँ एक इशू आएगा, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम जो D का वॉल्यूम है वो कुछ ऐसे रिएक्ट होगा कि इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट ऑफ B प्लस इक्विवेलेंट ऑफ C इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ D लिखना है मुझे। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ A क्या मैं लिखूँगा, मोल ऑफ A इंटू n फैक्टर ऑफ A प्लस मोल ऑफ B इंटू n फैक्टर ऑफ B प्लस मोल ऑफ C इंटू n फैक्टर ऑफ C इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ D इंटू वॉल्यूम ऑफ D। तो अब ये ध्यान रखना है कि मोल तो ठीक है, मोल तो हम डील कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे इक्विवेलेंट्स यानी n इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ABC तीनों का जो n फैक्टर है वो D के रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल हो तब बात अलग आएगी, और अगर आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है, तब बात अलग आएगी। बिकॉज द वॉल्यूम यूटिलाइज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉट ओनली मोल्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर ऑल्सो। तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे, लाइक अगर मेरे पास when D reacts with all three, इसमें मैं फिलहाल मान लेता हूं assume n factor ratio of ABC with respect to D is 1:1:1, यानी n फैक्टर जो है वो आइडेंटिकल है ABC का D के रिस्पेक्ट में। अभी ये मानता हूँ, फिर आइडेंटिकल नहीं मान के करेंगे, दोनों केस करेंगे, लेकिन पहले मैं मान लेता हूँ कि ABC तीनों का n फैक्टर जो है वो सेम है। अगर n फैक्टर इन तीनों केसेस में आइडेंटिकल हो गए, देन द वॉल्यूम ऑफ D रिक्वायर्ड टू बी कंज्यूम्ड बाय A, B और C विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल्स ओनली, राइट। तो A, B और C के लिए जो रिक्वायर्ड मोल होगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा कंपाउंड D का, वो इनके मोल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा यदि तीनों का n फैक्टर आइडेंटिकल हो जाए। तो n फैक्टर को कांस्टेंट मान लिया। तो ज़रा समझिए कैसे अप्रोच करेंगे। लाइक A सोल्यूशन है चेंजिंग इनटू B सोल्यूशन प्लस D सोल्यूशन, इसमें n फैक्टर रेशियो मैंने सेम मान लिया है। अब अगर इसका A मोल है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू t पे A माइनस x मोल एंड टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे 0, ये बनेगा x और x, ये बनेगा A एंड A। अब ज़रा समझिएगा इस केस में, क्योंकि मैंने n फैक्टर रेशियो 1:1:1 माना है, अगर मैं मान लूँ 0 टाइम पर A के लिए वॉल्यूम D का लगता है V0, तो t टाइम पे जो वॉल्यूम लगेगा वो लगेगा, लेट्स से क्या कह दूँ मैं, V0 माइनस y लिख देता हूँ। y इज़ द क्वांटिटी, y इज़ द वॉल्यूम विच इज़ गोइंग टू बी लेस रिक्वायर्ड फॉर टाइट्रेटिंग A ओनली। तो अगर इसके x मोल के करस्पॉन्डिंग y वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसके x मोल के लिए भी y लगेगा, क्योंकि n फैक्टर दोनों का सेम है। आई रिपीट, अगर ये A मोल था तो V0 लगा D का, A माइनस x मोल था तो y क्वांटिटी कम हो गई, किसकी वजह से, x मोल की वजह से, और ये x मोल बना है तो इसके लिए y लगेगा D का क्वांटिटी वॉल्यूम, ऐसे ही इसका भी y लगेगा। इज दैट क्लियर। अगर इसका n फैक्टर 1 होता, इसका 2 होता, इसका 3 होता, तो यदि इसमें वॉल्यूम y कम होता है तो यहाँ पे 2y लगता और यहाँ पे 3y लगता। इज दैट क्लियर। तो अभी फ़िलहाल 1:1:1 माना है मैंने, तो यहाँ पे 0 वॉल्यूम लगेगा फ़िलहाल। तो जो कंपाउंड आपका A है कि वो ख़त्म हो चुका है, तो अब जो D का वॉल्यूम A के लिए लगेगा वो 0 लगेगा। तो B के लिए कितना लगेगा, V0। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ मोल है, कंपाउंड नहीं है।
अगर ए मोल को टाइट्रेट करने के लिए वी नॉट लगता है तो कंपाउंड कोई सा भी हो, यदि एन फैक्टर तीनों के सेम हैं तो जो वॉल्यूम लगेगा जितना ए के लिए लगेगा उतना ही बी के लिए, जितना ए के लिए 0 टाइम पे लग रहा था उतना ही बी के लिए इनफाइनाइट टाइम पे लगेगा, क्योंकि दोनों बारी मोल बराबर हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ भी वॉल्यूम वी नॉट लगेगा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने माना था कि ए मोल लिया, ए मोल को टाइट्रेट करने के लिए वी नॉट लगता, टी टाइम पे थोड़ा कम हो गया तो वॉल्यूम थोड़ा कम लगा, और जितना यहाँ कमी आई उतना ही वॉल्यूम बी का लगा, क्योंकि मोल बराबर हैं। जितना यहाँ मोल कम हुए उतना ही यहाँ पे मोल बन गया, तो इसके वॉल्यूम में जितनी कमी आई उतना ही वॉल्यूम एक्स मोल बी के लिए लगा, क्योंकि दोनों का एन फैक्टर आइडेंटिकल है। ऐसे सी के लिए भी वाई वॉल्यूम लगा, क्योंकि जब एन फैक्टर आइडेंटिकल है तो इंपॉर्टेंट बात ये नहीं रहा कि कंपाउंड कौन सा है, इंपॉर्टेंट बात ये रहा कि उसके मोल कितने हैं। तो मोल के रेशियो में वॉल्यूम लग रहा है। अगर एन फैक्टर आइडेंटिकल नहीं होता तो मोल इनटू एन फैक्टर के रेशियो में वॉल्यूम लगता। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डेटा दिया है उसको हम यूज़ कर लेंगे। डेटा क्या दिया है? डेटा दिया है Bt इज इक्वल टू, Bt क्या लिख सकता हूँ मैं? Bt इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वाई प्लस वाई प्लस वाई। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया Bt माइनस, सॉरी वी नॉट माइनस वी नॉट प्लस वाई। इसको इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ। ऐसे वी इन्फिनिटी क्या है? 2 वी नॉट प्लस वी नॉट। यहाँ से वी इन्फिनिटी आपका डायरेक्टली आ गया, सॉरी वी नॉट निकालना है, वी नॉट मुझे नोन नहीं है। वी नॉट इक्वल वी इन्फिनिटी बाई 2। एंड अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 2 माइनस 1 निकालूंगा तो क्या आएगा? वी इन्फिनिटी माइनस वी टी इज इक्वल टू 2 वी नॉट माइनस वाई। दिस इज गोइंग टू बी वी नॉट माइनस वाई, और मुझे चाहिए भी यही था। वी नॉट अपॉन वी नॉट माइनस वाई विल बी ए अपॉन ए माइनस एक्स, और एक्चुअली मुझे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट लॉ लिखने के लिए ए अपॉन ए माइनस एक्स ही तो चाहिए होता है, राइट? तो चलिए के लिख देता हूँ, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी नॉट माइनस वाई। आई होप आप ये बात समझते होंगे कि जो a के मोल का रेशियो होगा वो a के लिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम के रेशियो के बराबर हो जाएगा, जो प्रीवियस केस में हम लोगों ने किया था। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग वी नॉट अपॉन वी नॉट माइनस वाई, और वी नॉट में निकाल चुका हूँ। दिस इज गोइंग टू बी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग वी नॉट में निकाल चुका हूँ, वी नॉट इज वी इन्फिनिटी बाई 2, एंड वी नॉट माइनस वाई में निकाल चुका हूँ। दिस इज गोइंग टू बी वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। सो दिस इज गोइंग टू बी द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, एज्यूमिंग रिएक्शन इज रिटन लाइक दिस। ये C है एक्चुअली, so this formula is going to be applicable when reaction is written like this, A giving B plus C। यहाँ पे D था, करेक्ट करके मैंने C कर दिया। तो इस तरह से रिएक्शन हो रही हो और A B C तीनों का एन फैक्टर D के रिस्पेक्ट में 1:1:1 हो, यानी आइडेंटिकल हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो केस बदल जाएगा, वो मैं आगे करता हूँ। आप लोग कॉपी कर लीजिए, पॉज करके, स्क्रीन पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। अब इसी में मैं मानता हूँ कि अगर एन फैक्टर रेशियो ए बी सी का डी के रिस्पेक्ट में 1:2:3 हो तो क्या होगा। तो ज़रा फिर से ध्यान से समझना, बेटर होगा आप खुद ट्राई करो, लेकिन इस स्क्रीन को पॉज करके। ए चेंजिंग इनटू बी सॉल्यूशन प्लस सी सॉल्यूशन। अब यहाँ मैंने ए माना, t इज इक्वल टू 0 पे मैंने a माना, t इज इक्वल टू t पे मैंने a माइनस एक्स माना, एंड t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे मैंने ये 0 ले लिया। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। a माइनस एक्स से ये x मोल बनेगा, ये x मोल बनेगा, और इससे ये a मोल बनेगा, ये भी a मोल बनेगा। नाउ अब ध्यान देने वाली बात अब ये है कि इसका एन फैक्टर अगर 1 है तो इसका एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर 3 है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम V0 ले लूँ, यानी A के लिए
ए के लिए जो डी का रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो वी नॉट ले लूँ टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि बी और सी टी इज इक्वल टू 0 पे तो है ही नहीं। टी इज इक्वल टू टी पे इसका मोल ए माइनस एक्स हो गया। अब मैं मान लेता हूँ ये वी नॉट माइनस वाई, यानी वाई क्वांटिटी ए के लिए कम लगी। तो कैन यू टेल मी कि बी के लिए कितनी लगेगी? ध्यान रहे बी का एन फैक्टर ए का 2 गुना है और सी का एन फैक्टर ए का 3 गुना है, और जो वॉल्यूम ऑफ डी होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल तो उतने ही है, जितना एक्स कम हुआ उतना ही ये बना, लेकिन क्योंकि इसका एन फैक्टर इसका 2 गुना है तो इसके लिए जो वॉल्यूम लगेगा वो इसके लिए कम हुए वॉल्यूम का ट्वाइस हो जाएगा और इसके लिए थ्राइस हो जाएगा, क्योंकि एन फैक्टर 3 है। तो ये हो गया इसके लिए जो वॉल्यूम लगा, दिस इज गोइंग टू बी 2y, और इसके लिए जो वॉल्यूम लगा दिस इज गोइंग टू बी 3y, और यहाँ पे क्या लगेगा 2v0 एंड 3v0। These are the volumes required, volume of D required to titrate ABC individually। ठीक है, तो अब अगर मैं फिर से इसकी कंसेप्ट को अप्लाई करूं रेट कांस्टेंट निकालने के लिए, तो क्या लिखूंगा? अगेन VT और V इन्फिनिटी लिखें। तो VT यानी वॉल्यूम ऑफ D रिक्वायर्ड एट टाइम T कितना हो जाएगा? V0 माइनस वाई प्लस 2y प्लस 3y। तो VT इज इक्वल टू V0 प्लस 4y, इक्वेशन 1। ऐसे ही V इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2v0 प्लस 3v0, यानी V इन्फिनिटी इज इक्वल टू 5v0, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप 2 यहाँ से डायरेक्टली V0 निकाल सकते हो, V इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 5। अगर आप 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिलेगा? 5v0 माइनस v0 माइनस 4y इज इक्वल टू V इन्फिनिटी माइनस VT। 5v0 माइनस v0 4v0 माइनस 4y इज इक्वल टू VT V इन्फिनिटी माइनस VT। तो v0 माइनस y हमारा आ गया 1/4 V इन्फिनिटी माइनस VT, और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए a अपॉन a माइनस x। तो कैन वी राइट वंस अगेन a upon a minus x will be same as v0 upon v0 minus y, because these are the volumes required of D to react with a only, और a के लिए जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा वो उसके मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ कि जो आपका a अपॉन a माइनस x है वो V0 अपॉन V0 माइनस y है, और V0 मैं निकाल चुका हूँ, कहाँ है? ये रहा। दिस इज गोइंग टू बी V इन्फिनिटी बाई 5, एंड V0 माइनस y भी निकाल चुका हूँ 1/4 V इन्फिनिटी माइनस VT। तो अपना फार्मूला क्या हो गया? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग a अपॉन a माइनस x। इसको मैं लिख सकता हूँ 4/5 V इन्फिनिटी अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। तो ये आपका आ जाएगा log 4 V इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 5 V इन्फिनिटी माइनस VT। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब डेप्थ नॉलेज के लिए एज पर IIT चाहिए एडवांस। मेंस में तो सिंपल ही आता है, डायरेक्ट जो केस 1 बताया था इसमें। मेंस के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, बट एडवांस के लिए बहुत अहम है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार वापस समझना, और अगर कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ 2-bromo-succinic acid according to the following equation is a first order reaction। ये 2-bromo-succinic acid है जो डिकम्पोज हो रही है। Its rate constant can be measured by titrating the reaction mixture against standard NaOH solution। Derive an expression for rate constant in terms of volume of NaOH used। BT दिया है, volume of NaOH required at time t is equal to t is equal to t, and V infinity is volume of NaOH required at t is equal to infinite। ठीक है, तो बेसिकली ये तीनों एसिड हैं। जब हम NaOH से रिएक्शन कराएंगे, इनफैक्ट ये तो हमें पता है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस होता कि जहाँ पे केवल 2 ही रिएक्ट कर रहे हैं तो अप्रोच हमें बदलनी पड़ती। तो जब भी हम NaOH से इस रिएक्शन मिक्सचर को टाइट्रेट कराएंगे तो
तो ये तीनों कंपाउंड रिएक्ट करेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं। बेटर होगा कि आप लोग खुद पहले ट्राई करो एंड देन चेक योर आंसर। तो चलिए मैं ट्राई करता हूं। अब आप देख सकते हैं इस एसिड का n फैक्टर 2, इस एसिड का n फैक्टर 2 और इस एसिड का n फैक्टर 1। आई होप मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये डाइबेसिक एसिड है n फैक्टर 2, ये डाइबेसिक एसिड है n फैक्टर 2, ये मोनोबेसिक एसिड है n फैक्टर 1। अब अगर मैं मान लूँ टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसके लिए जो वॉल्यूम लगा वो V0 लगा। यहाँ पे V0 मुझे मानना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया नहीं है। लेट V0 is the volume of NaOH required at time t is equal to 0। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो वॉल्यूम लगा वो V0 हो गया। t इज इक्वल टू t पे मैंने मान लिया कि इसमें से x वॉल्यूम कम हो गया। अगर इसमें से x वॉल्यूम कम हुआ तो इसका x वॉल्यूम लगेगा और इसका x/2 वॉल्यूम लगेगा, क्योंकि इसका n फैक्टर इसके n फैक्टर का आधा है, तो n फैक्टर के रेशियो में वॉल्यूम लग रहा है। ये तब जब दोनों के मोल सेम है। यदि मोल भी डिफरेंट होते ना तो मोल की स्टोइशियोमेट्री भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाती। जैसे मान लो यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, तो यहाँ 2 × 3 बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आ जाता मोल्स के लिए। तो फिलहाल इसका n फैक्टर 2 है, इसका 1 है, तो जितना वॉल्यूम इसके लिए लगेगा उसका आधा वॉल्यूम इसके लिए लगेगा, राइट। ऐसे t इज इक्वल टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये V0 हो गया, ये V0/2 हो गया। अब जो क्वेश्चन में मुझे डेटा दिया है उसके अनुसार Vt इज इक्वल टू V0 - x प्लस x प्लस x/2। तो Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 2V0 प्लस x। इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। और V इन्फिनिटी मुझे गिवन है। V इन्फिनिटी कितना गिवन है? इट इज़ गोइंग टू बी V0 प्लस V0/2। तो V इन्फिनिटी रादर 2V इन्फिनिटी हो जाएगा 3V0, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से पहले तो मैं V0 निकाल लेता हूँ, मेरा अननोन है ये। तो V0 इज इक्वल टू 2/3 V इन्फिनिटी। और अगर आप सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो 2 - 1, तो क्या मिलेगा? 3V0 माइनस 2V0 माइनस x इज इक्वल टू 2V इन्फिनिटी माइनस 2VT। यहाँ से मुझे मिलेगा 3V0 माइनस 2V0, V0 माइनस x इज इक्वल टू 2V इन्फिनिटी माइनस VT। ये इक्वेशन 3 मान लो। मुझे एक्चुअली क्या चाहिए? V0 चाहिए और V0 माइनस x चाहिए। दोनों चीज़ें मुझे पता पड़ गई। तो मेरा k होगा 2.303/t log V0/V0 minus x can be written as 2.303/t log V0। V0 मैंने निकाला है 2/3 V इन्फिनिटी और V0 माइनस x मैंने निकाला है ट्वाइस V इन्फिनिटी माइनस VT। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपका फार्मूला आ गया 2.303/t log V इन्फिनिटी अपॉन 3 V इन्फिनिटी माइनस VT। तो ये एक अप्रोच है इस प्रकार के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। और ये 2 सेक्शन जो अभी बताया और इसके जस्ट पहले बताया दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि रिएक्शन में कोई टिपिकल क्वेश्चन आ जाए ना, इस टाइप के क्वेश्चन ओलंपियाड के लिए, जेई एडवांस के लिए बहुत यूज़फुल है। इट्स अ डेप्थ कंसेप्ट जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, स्पेशली दोज हु आर टारगेटिंग देयर ओलंपियाड एग्जामिनेशन, KBPY एग्जामिनेशन। IIT एडवांस तो सभी लोग टारगेट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन को वापस देखिएगा। यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ ये यूनिट समाप्त करता हूँ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थी, बट आप एक बार और वीडियो रिपीट करके देखिए। इट्स शॉर्ट वीडियो, तो रिपीट करके देखने में बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर हो गई तो मज़ा आ जाएगा। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, अपना डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।